हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस कुछ दिन से अपलोड नहीं हो रहे हैं, उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। एक्चुअली हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी। सो आशा करती हूँ कि आप सब मुझे माफ़ कर देंगे। वैसे देखा जाए तो मेरा जो ये काम है ये माफ़ी लायक नहीं होगा, मुझे पता है, क्योंकि अगर हम कोई सामान में हमारा ख़राब हो जाता है तो हम उसे बदल के दूसरा लेके आ सकते हैं, लेकिन अगर हमारा समय ख़राब हो जाता है तो हम उसे वापस नहीं लेके आ सकते। मैं समझ सकती हूँ आप सबकी प्रॉब्लम, और ख़ास तौर पे उन लोगों की जो केवल मुझ पर ही डिपेंड है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए मैं क्षमा की प्रार्थी हूँ। सो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो आज से मैं आपको कोशिश तो यही करूंगी कि मैं आपके साथ निरंतरता से जुड़ सकूं। अगर 2 वीडियोस नहीं भी हो पाते तो रेगुलर कम से कम 1 वीडियो आपके पास जरूर आए, ठीक है। तो आज से हम इंडियन ज्योग्राफी की जो हमारी सीरीज स्टार्ट थी, उसमें पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अपवाह तंत्र के बारे में, और उसमें हमने देखा था हिमालयी जो नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में क्या क्या विशेषताएं हैं और उन्हें क्यों अलग किया गया, उनमें क्या खास बात है और प्रायद्वीपीय नदियों में क्या खास बात है, ठीक है। अब आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिमालय नदी के बारे में, और हिमालय नदी में भी हम देखेंगे आज स्पेशली सिंधु नदी तंत्र के बारे में, ठीक है। हिमालय नदी को स्टार्ट करते हैं। हिमालय नदी को 3 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि हिमालयी नदियां जो होती हैं उनकी द्रोणियां काफी विशाल होती हैं। हिमालयी नदियों की द्रोणियां काफी विशाल होती हैं, इस कारण हिमालयी नदी आप जहां पर भी पढ़ेंगे वहां पर आप सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के रूप में ही पढ़ेंगे, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां इतनी विशाल नहीं होती। द्रोणी का मतलब आप समझ चुके हैं, मुख्य नदियों के साथ साथ आप उनकी जो सहायक नदियां हैं, और उन सहायक नदियों की भी जो सहायक नदियां हैं उनका जो पूरा अपवाह क्षेत्र, संपूर्ण जो अपवाह क्षेत्र है, इसे कहते हैं द्रोणी, ठीक है। तो हिमालयी नदियों की ये जो द्रोणियां हैं, अर्थात मुख्य नदियां, उनकी सहायक नदियां, उनकी सहायक की भी सहायक नदियों की जो पूरा अपवाह क्षेत्र है, ये बहुत विशाल है। इस कारण हम हर नदी के आगे तंत्र लगाकर पढ़ेंगे। उसमें हम मुख्य नदी और उसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट उनकी सहायक नदियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और एक बात और मैं आपसे बताना चाहूंगी कि जैसे हम अगर सिंधु नदी तंत्र पढ़ते हैं तो नदी और उसकी सहायक नदियों के पढ़ने के साथ में ही उसके बाद लगभग ये वीडियो, सिंधु नदी का वीडियो जो है वो 3 से 4 वीडियो लग जाएंगे, ठीक है। 3 से 4 वीडियो में ये कवर हो पाएगा। तो उसके बाद हम इसमें इन नदियों में जो जो परियोजनाएं चल रही हैं, जो जो नहरें बनाई गई हैं मुख्य, ठीक है, वो सारी चीजें हम कवर करते चलते रहेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर आपने एक बार पढ़ लिया सारी चीजें तो आपको फिर इसके अलावा अलग से बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कोई चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम देखते हैं आज सिंधु नदी तंत्र। देखिए, मैंने यहाँ पर एक मैप बनाया है। इसमें देखिए, मैंने आपसे पहले भी बताया था कि मेरा व्हाइट बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसमें लिखना भी और फिर मैप बनाना भी थोड़ा टफ हो जाता है, और इसमें जो लिखे शब्द हैं वो थोड़ा छोटे हो जाएंगे, तो मैं आपको यहाँ पर लिख के अच्छे से समझा दूंगी। उसके अलावा मेरे पास बहुत सारे लोगों की कमेंट्स भी आए कि मैम अच्छे से दिखाई नहीं देता है बोर्ड में, तो आज मैं आपको अपना सीक्रेट बता देती हूँ कि आई हैव नो कैमरा। मैं वीडियोस बनाती हूँ अपने फ़ोन से और अपलोड भी करती हूँ अपने मोबाइल फ़ोन से, ठीक है। तो मेरी प्रॉब्लम को आप समझिए और कोशिश करिए पढ़ने की कि मैं जो भी समझ में नहीं आता शब्द मैं उसको यहाँ पर लिख दूंगी और लिख भी देती हूँ। तो प्लीज़ कोशिश करिए समझने की। अभी मैं एबल नहीं हूँ, ठीक है। उस स्तर तक जाने पे जब भी मैं सक्षम हो जाऊंगी तो मैं जरूर आपको और अच्छा से अच्छा अपना प्रदर्शन करूंगी, ठीक है। तो आप मेरी प्रॉब्लम्स को समझिए और ऐसे ही मेरा साथ देते चलिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों में, दोनों में हम पहले पढ़ेंगे हिमालयी नदियां, हिमालयी अपवाह तंत्र, ठीक है। और हिमालयी अपवाह तंत्र को हम 3 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। कौन कौन से? एक सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आपको बुक में पढ़ोगे या फिर अदर किसी सोर्सेस से पढ़ोगे तो आपको इसका चौथा भाग भी मिलेगा, यमुना नदी तंत्र। यहाँ पर मैंने यमुना नदी तंत्र नहीं लिखा, इसका रीजन ये है
कि यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है, और जब हम गंगा नदी तंत्र को पढ़ेंगे तो उसमें हम यमुना नदी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम मोटे मोटे तौर पर सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे हिमालयी नदियों में। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं सिंधु नदी तंत्र लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, आप जब ये मैपिंग से पढ़ेंगे और ये चीजें लिखेंगे आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा ये चैप्टर। ठीक है, आपको ये चीजें कभी भूलेंगी नहीं अगर आप मन से पढ़ेंगे और मैप के थ्रू आप मैप को देखते हुए चलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सिंधु नदी तंत्र, और सिंधु नदी का हम एक दो लाइन इंट्रो देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन। सिंधु नदी तंत्र जो है, जो सिंधु नदी है, ये संसार की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है। द्रोणी का मतलब अभी मैंने समझाया, संसार की नदी द्रोणी जैसे नील नदी, अमेजन की द्रोणी, इतनी विशाल विशाल द्रोणियों में से एक सिंधु नदी की द्रोणी है। ठीक है, मतलब बहुत विशाल द्रोणी है। और इस पूरे तंत्र में मैं यहाँ पर अंडरलाइन करते हुए चल रही हूं, और इस पूरे तंत्र में, इस संपूर्ण तंत्र में जो सबसे बड़ी नदी है वह है सिंधु। ठीक है, और सिंधु नदी की लंबाई आप लिख लेंगे 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर। आपको कहीं पे भी आपको 2900 भी मिल सकता था, 2900 किलोमीटर भी मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। कहीं पर ये मिलता है डाटा तो कहीं पर ये मिलता है। ठीक है, तो आप दोनों में से देखिए, अगर एग्जाम में आएगा ऑप्शन में तो आपको या तो ये ऑप्शन देगा या तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा। इन दोनों में से आपको टिक करना होगा जो भी आसपास के डाटा हो। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। अब हम सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सहायक नदियां सिंधु नदी की, और उत्तर से दक्षिण क्रम है इनका क्रमशः, और आपको याद भी उत्तर से दक्षिण करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी उत्तर से दक्षिण का क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो सिंधु नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। उत्तर से दक्षिण की ओर चल रहे हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ये नदियां अत्यंत प्राचीन नदियां हैं। आप जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे, या तो बहुत सारे लोगों ने पढ़ी भी होगी, उसमें जब आप वैदिक काल पढ़ोगे तो वैदिक काल में आप इन सभी नदियों के नाम पढ़ोगे। हालांकि वैदिक कालीन नाम इनके अलग थे, जैसे विदस्था था नाम झेलम का, अस्किनी था नाम चिनाब का, परुषणी था नाम रावी का। तो हालांकि ये टॉपिक यहाँ पर छेड़ने लायक नहीं है, यह है हिस्ट्री का टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे बताने का औचित्य ये है कि ये नदियां जो है ये कोई नवीन नदियां नहीं है, ये कई वैदिक काल से ही ये नदियां चली आ रही है, अर्थात बहुत पुरानी नदियां, ये बहुत प्राचीनतम नदियां हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम उद्गम के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, एक चीज और, ये जो 5 नदियां हैं, इन 5 नदियों को मिलाकर और एक नाम दिया गया है, इन्हें कहा जाता है पंचनद। पंचनद, 5 नदियों का समूह, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ओके, फिर हम आगे आते हैं उद्गम में, कि आखिर सिंधु नदी का उद्गम, जो सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी है, उसका उद्गम कहां से होता है। ठीक है, तो सिंधु नदी का अगर हम उद्गम की बात करें तो हम हिमालयी नदियां पढ़ रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि इसका उद्गम ग्लेशियर के आसपास से, हिमालय से ही हुआ होगा। ओके, जब आपने ट्रांस हिमालय पढ़ा था तो ट्रांस हिमालय में आपने देखा था कि ट्रांस हिमालय की एक श्रेणी पूर्व की ओर तिब्बत में बढ़ जाती है। ट्रांस हिमालय की एक श्रेणी पूर्व की ओर तिब्बत में बढ़ जाती है, और यह कहला रही थी कैलाश पर्वत। यह कहला रही थी कैलाश पर्वत। इसी कैलाश पर्वत के पास तिब्बत में ही एक झील है, ग्लेशियर में स्थित एक झील है, और इस झील का नाम है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील। आप भारत का जब मैप देखेंगे, इंडिया का जब आप मैप देखेंगे तो इस रीजन में देखेंगे तो ये रीजन है पूरा तिब्बत का, जहां पर चीन अपना दावा ठोकता है। ठीक है, दलाई लामा का, आपने धर्मगुरु दलाई लामा का नाम आपने सुना होगा, जिसे भारत ने शरण दे दी थी, जो कि यह बात चीन को गवारा नहीं थी। ठीक है, तो जो दलाई लामा थे वो तिब्बत के ही बौद्ध धर्म गुरु थे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर है पूरा तिब्बत, और तिब्बत में ही एक झील है मानसरोवर ग्लेशियर में झील। तिब्बत का जो पूरा रीजन है वो हिमालयी रीजन है, वो ग्लेशियर वाला पूरा रीजन है। ठीक है,
तो ये है मानसरोवर झील, और मानसरोवर झील से निकलती है, मानसरोवर झील के पास एक धारा है और उस धारा का नाम है सिनकाबाब। एक जल धारा है, उसका नाम है मैं लिख दे रही हूं यहां पर, आप नोट कर लेंगे, सिनकाबाब। ठीक है, तो मानसरोवर झील में ही सिनकाबाब जलधारा से ही सिंधु नदी का उद्गम होता है। अब सिंधु नदी के अलावा मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। ये यहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, पूर्व की ओर जाकर दक्षिण की ओर भारत में प्रवेश कर जाती है, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में। ओके, और उसके अलावा फिर आगे हम पढ़ेंगे। अभी हम मुख्य दो नदियों को मैं आपको बता रही हूँ कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र का उद्गम मानसरोवर झील से होता है, इसलिए मानसरोवर झील बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा इसका उद्गम कहां से होता है, तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट सिनकाबाब से होता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यह नदी सिंधु नदी यहाँ से इसका उद्गम हो रहा है और ये आगे चलकर किस दिशा में बह रही है, यहाँ पे देखिए किस दिशा में ये बह रही है, ये है उत्तर और ये है पश्चिम। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा कहलाएगी उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है, तो उद्गम होने के साथ ही सिंधु नदी सबसे पहले उत्तर पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। ओके, उत्तर पश्चिम दिशा के बाद क्या होता है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है। ठीक है, अगर आपको मेरी बताई हुई चीजें अगर आप लिख नहीं पा रहे हो तो आप यहाँ पर देख के लिख सकते हो। तो झील के निकट सिनकाबाब से निकलकर ये सबसे पहले उत्तर पश्चिम दिशा में क्या करती है, बहती है। और उसके पश्चात देखिए यहां से ये जाती है। और एक चीज और मैं बोलूंगी कि सिंधु नदी का ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको हिमालय का नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपको हिमालय समझ में नहीं आएगा तो आपको पूरा उत्तर भारत आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो ये पढ़ने से पहले आप पहले हिमालय का अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। अगर आपके पास आप बुक से पढ़ना चाह रहे हो तो आप बुक से पढ़ सकते हो, अदर किसी सोर्सेज से पढ़ना चाह रहे हो तो अदर सोर्सेज से, और उसके अलावा अगर मेरे चैनल में आप पढ़ना चाह रहे हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। ठीक है, तो आप जाकर उसे अच्छे से देख लेंगे। तो यहाँ पर है ये पूरा रीजन ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय अर्थात काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, तीन श्रेणियां मिलाकर ट्रांस हिमालय का क्या करती है, निर्माण करती है। तो सिंधु नदी उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जाकर यहाँ पर ये हिमालय पर्वत को काटती है। अब देखिए पर्वत, अगर ये पर्वत से होकर, अगर कोई, मैंने आपको बताया था कि नदी के रास्ते में, नदी जब बह रही होती है और उसके रास्ते में कोई बाधा आ जाती है, बाधा क्या आएगी, पर्वत पठार यही आएंगे, तो नदी जो है वो उसको काटते हुए भी आगे निकल जाती है। इसी प्रकार सिंधु नदी यहाँ से बहते हुए, और इस भाग को, यहाँ पर हिमालयी भाग है, ट्रांस हिमालय का भाग है ये, तो ये काटती हुई और आगे निकल जाती है। और ये जहां से प्रवेश करती है भारत में, सिंधु नदी भारत में जहां से प्रवेश करती है उस स्थान का नाम है दमचौक। ठीक है, तो दमचौक के निकट ही सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूं, दमचौक। ठीक है, याद रखिएगा, ये देखिए लिखा भी हुआ है, दमचौक के निकट ये भारत में प्रवेश करती है। अब आपको मैं बता दूं, यहां पर मैंने लिखा है कि सिंधु एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी को भी मैंने बताया था अच्छे से हिमालय वाले चैप्टर में, लेकिन फिर भी एक बार मैं यहाँ पर बता देती हूँ पूर्ववर्ती नदी का आखिर मतलब क्या है। ठीक है, अगर हम सिंधु की बात करें तो सिंधु नदी हिमालय के निर्माण से पहले भी बह रही थी। ठीक है, हिमालय एक नवीन पर्वत है। ठीक है, नवीन जो है हिमालय एक नवीन पर्वत है, और इस पर्वत के निर्माण से पहले ही सिंधु नदी बह रही थी। ठीक है, और अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि नदियां बहती है, अगर उनके रास्ते में कोई बाधा आने लगती है तो नदियां क्या करती है, उनको काटते हुए आगे निकल जाती है। इसी प्रकार सिंधु नदी भी क्या की, जैसे हम मानते हैं कि अगर ये सिंधु नदी बह रही है और यहाँ पर हिमालय का निर्माण हो गया है, तो सिंधु नदी ने धीरे धीरे
इस क्षेत्र को काट दिया, हिमालय को काट दिया और ये आगे बढ़ती चली गई। यही ऐसी नदियां कहलाती पूर्ववर्ती नदी, जो कि हिमालय से पूर्व भी बह रही होती थी, बह रही हुई थी। ठीक है, ये दमचौक समझ लिया आपने। अब आगे देखते हैं। अब जब ये सिंधु नदी दमचौक से भारत में प्रवेश करती है तो ये जो आपको ये पूरा रीजन दिख रहा है, ये यहाँ पर है काराकोरम श्रेणी, ट्रांस हिमालय की बात कर रही हूं मैं। यहाँ पर है काराकोरम श्रेणी और यहाँ पर है लद्दाख श्रेणी। सिंधु नदी ने किस श्रेणी को काटा होगा? दमचौक में जैसे ये प्रवेश कर रही थी तो किस श्रेणी को काटा होगा? सिंधु नदी ने लद्दाख श्रेणी को काटा है। ठीक है, लद्दाख श्रेणी को काटा था और यहाँ पर प्रवेश करने के बाद ये लद्दाख जिले में बहती है। ये यहाँ पर है पूरा लद्दाख जिला, ये लद्दाख जिले में बहती है और इस जिले में बहने के बाद यहाँ पर मैंने ये चीजें नहीं लिखी है तो आप नोट कर लेंगे। आप प्रवेश दमचौक के निकट भारत में प्रवेश करती है और इसके बाद आप लिखेंगे कि प्रवेश करने के पश्चात सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को काटने के पश्चात और प्रवेश करने के पश्चात सिंधु नदी लद्दाख जिले में बहती है। लद्दाख जिले में बहने के पश्चात जब ये और आगे बढ़ती है तो इसमें जो सबसे पहली नदी आकर इसकी सहायक नदी मिलती है, देखिए वैसे तो कई सारी छोटी छोटी नदियां सिंधु नदी से मिलती हैं, लेकिन वही बात है ना कि हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो चीजें हमें याद हो जाए वही चीजें हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले सिंधु नदी में मिलती है आगे चलकर श्योक नदी और नुब्रा नदी। श्योक नदी और नुब्रा नदी, श्योक और नुब्रा। ठीक है, जो मैं बोलूंगी अभी आपको वो चीजें नोट करनी है, फिर मैं आपको बता दूंगी कि फिर आपको कहां से स्टार्ट करना है। श्योक नदी और नुब्रा नदी जो है आगे चलकर सिंधु नदी से मिलती है और इनके मिलने के पश्चात इनकी संयुक्त धारा आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के पश्चात ये गिलगिट नामक स्थान पर प्रवेश करती है। गिलगिट जो है वो एक स्थान का नाम है और यह स्थान है पाक अधिकृत कश्मीर में। ये जो एरिया है, ये क्षेत्र है, मैंने आपको जब अपना इंट्रो दिया था इंडियन ज्योग्राफी में, जब मैंने आपको इंट्रो वाला वीडियो दिया था और तो उसमें मैंने आपको ये पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में भी बताया था। ठीक है, तो जो ये गिलगिट नामक स्थान है ये है पूरा पाक अधिकृत कश्मीर। तो गिलगिट नामक स्थान में भी गिलगिट नदी, गिलगिट नामक एक नदी आकर मिलती है। देखिए इसी गिलगिट नामक नदी के नाम पर ही इस क्षेत्र का नाम गिलगिट हुआ था। ठीक है, तो गिलगिट नदी आकर इसमें क्या करती है, मिल जाती है और फिर उसके आगे जो है सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को फिर से काट देती है। उसके आगे सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को फिर से काट देती है। ठीक है, और काटने के पश्चात एक चीज और आपको याद हो, अगर हिमालय में मैंने बताया था कि जो हिमालय का सबसे पश्चिमी सिरा है वह था नंगा पर्वत। नंगा पर्वत बृहद हिमालय में स्थित था और नंगा पर्वत के उत्तर में ही सिंधु का गार्ज भी मैंने आपको बताया था। सिंधु नदी गार्ज बनाते हुए और यहाँ पर दक्षिण में अर्थात पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती थी। तो लद्दाख श्रेणी को काटती है सिंधु नदी और आगे आकर नंगा पर्वत के उत्तर में, ज्यादा दूर नहीं समीप ही है, नंगा पर्वत के उत्तर में एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है, जो अब यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, नंगा पर्वत के उत्तर में बुंजी नामक उस गार्ज का क्या नाम है, बुंजी नाम है। ठीक है, तो बुंजी नामक गार्ज का या बुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काटकर गहरे गार्ज का निर्माण करती है और बुंजी नामक जो गार्ज है इसकी गहराई कितनी है, 5181 मीटर, 5181 मीटर। यह जो गार्ज है यह विश्व के विशाल गार्जों में गिना जाता है। ठीक है, देखा जाए तो सबसे गहरा गार्ज विश्व का बुंजी गार्ज ही माना जाता है। ठीक है, फिर गार्ज बनाते हुए, नंगा पर्वत से गार्ज बनाते हुए सिंधु नदी दक्षिण की ओर प्रवेश कर जाती है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, गहरे गार्ज का निर्माण करती है और दक्षिण की ओर प्रवेश कर जाती है। और जिस प्रकार
हमने पढ़ा था कि भारत में ये दमचौक नामक स्थान पर प्रवेश करती है, उसी प्रकार पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में ये चिल्लास नामक स्थान से प्रवेश करती है। ठीक है, याद रहेगा। पाकिस्तान में थोड़ा क्राइम ज्यादा है, ऐसे याद रखेंगे तो वहां पे लोग जाने पर चिल्लाने लगते हैं। तो जैसे सिंधु नदी जाती है, सिंधु नदी भी चिल्लाने लगती है। तो क्या याद रहेगा कि सिंधु नदी पाकिस्तान में चिल्लास नामक स्थान पर प्रवेश करती है। चिल्लास, चिल्लास, ठीक है। तो यह चिल्लास के निकट क्या करती है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है। अब इसके आगे का जो भाग है जो मैं बताऊंगी वो भी इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो आपको लिखना है। अब चिल्लास में प्रवेश करने के बाद, पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद क्या लिखेंगे कि आगे आने पर दक्षिण की ओर बहने लगती है। पाकिस्तान में चिल्लास के बाद, चिल्लास में जैसे ही पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो सिंधु नदी दक्षिण की ओर बहने लगती है, और दक्षिण की ओर आने पर इसमें मुख्य रूप से सबसे पहले दो नदियां आकर मिलती हैं दाईं ओर से। ठीक है, दाईं ओर से दो नदियां आकर मिलती हैं। कौन कौन सी नदियां हैं? ये नदी है, ये देखिए अगर आपको दिख रहा हो, स्वात, स्वात, और स्वात के साथ साथ एक और नदी है काबुल। काबुल का नाम तो आप सबने सुना होगा। तो स्वात और काबुल सबसे पहले इसमें क्या करती है, मिल जाती है आकर के, फिर और आगे आती है तो फिर दाईं ओर से इनमें कुर्रम, क्रमशः कुर्रम, तोची और गोमल नदियां आकर मिल जाती हैं। तो स्वात और काबुल के बाद कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? इन सब नदियों के भी नाम आपको वैदिक काल में मिल जाएंगे। कुर्रम, तोची, गोमल। ठीक है, ये सिंधु नदी के किस तट पर मिलने वाली नदियां हैं, ये भी याद रखना है आपको। ये सारी नदियां जो अभी आपने पढ़ी वो सारी दाएं तट पर। अब दाएं और बाएं आप कैसे याद रखोगे? देखिए, सिंधु नदी का उद्गम हो रहा है यहां से, और उद्गम के पश्चात ये पश्चिम दिशा की ओर क्या प्रवाहित हो रही है। ठीक है, उद्गम के पश्चात ये पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है, तो हम भी पश्चिम की ओर अपना मुख कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारा दायां हाथ होगा वह नदी का भी दायां हाथ होगा या उसका दायां तट होगा। जो हमारा बायां हाथ होगा वह नदी का भी बायां तट होगा। ठीक है, तो ये हमारा दायां हाथ कौन सा है, ये है, तो ये नदी का भी कौन सा है, ये पूरा दायां तट है। आगे समझ में? चलिए, गोमल तक हमने पढ़ लिया था। फिर और नीचे आते हैं और दक्षिण में आते हैं तो मीठनकोट नामक एक स्थान है। ठीक है, एक चीज और कि जैसे ही ये सारी नदियां मिल जाती हैं, मिलने के पश्चात अटक नामक स्थान पर, ये देखिए अटक के निकट, अभी तक कहां बह रही थी, पूरी ये जो नदी है ये पूरी हिमालय रीजन में अर्थात पर्वतीय क्षेत्र में बह रही थी। तो अटक के निकट सिंधु नदी पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर मैदानी क्षेत्र में बहने लगती है, ये याद रखना है। ठीक है, फिर हम ये बात कर लेते हैं इसकी। तो गोमल के जैसे ही दक्षिण में आती है तो मीठनकोट नामक स्थान पर, मीठनकोट नामक स्थान पर ये जो पंच नद मैंने बताया, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये पंच नद आके मीठनकोट नामक स्थान पर मिल जाते हैं ये। ठीक है, और इनके मिलने के पश्चात इनकी संयुक्त धारा पुनः दक्षिण की ओर बहने लगती है और पाकिस्तान में कराची नामक स्थान में, कराची के पूर्व दिशा में जाकर के यह अरब सागर से मिल जाती है। भारत के पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में यहाँ पर आप क्या देखेंगे, पूरा अरब सागर है। ठीक है, तो सिंधु नदी दक्षिण में आके कराची के पास, कराची के पूर्व में यहाँ पर अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, तो ये हो गई पूरी सिंधु नदी की धारा कि आखिर कहाँ से होकर बहती है, कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। ठीक है, ये सारा आपको अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता देंगे
तो मैं क्या करूंगी, अगला वीडियो जो होगा वो आपको मैं मैप बना के, केवल एक मैप बनाकर और मैपिंग से आपको मैं समझा दूंगी। अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा, दिखा नहीं होगा, तो मैं आपको मैपिंग के हिसाब से पूरा बता दूंगी, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको इतना ही। अगले वीडियो में जो इनकी संयुक्त सहायक नदियां हैं इनके बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये नदियां, इनका उद्गम पूछा जाता है, क्योंकि भारत की नदियां हैं और मुख्य नदियां हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नदियां हैं, ये काफी बड़ी नदियां हैं ये भी, तो इनका उद्गम पूछा जाता है, तो इनके उद्गम की बात कर लेंगे और उसके साथ साथ हम परियोजनाओं की भी बात कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ भी, कहीं पे भी आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप तुरंत मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक, ठीक है। तो आप नोट्स बना लेंगे, अच्छे से पढ़ते चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड लक।